हेलो। हेलो। यस मैम। ओके बच्चों, आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे इसका, डर्मिस का, ठीक है। और कल से हम न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम बात कर रहे थे जी, हमने स्किन स्टार्ट किया हुआ था। एपिडर्मिस जो है उसको हमने ख़त्म कर लिया था, लेकिन डर्मस जो है थोड़ा सा हमने वर्बली तो डिस्कस किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लाइड शेयर में मैं नेल्स और हेयर नेल्स, स्वेट ग्लैंड और ये सारा इसके कंटेंट जो है ना, वो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके बच्चों, डर्मस क्या है? द डर्मस इज द टफ एंड इलास्टिक। ये क्या है कि टफ है और इलास्टिक लेयर है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड द मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन फाइबर्स इंटरलेस्ड विद इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो हमने ऊपर जो देखा है कि ये टफ है और इलास्टिक है, तो ये क्या है? ये जो है टफ हमारे कनेक्टिव टिश्यू उसकी मैट्रिक्स के साथ जो है बना हुआ है, जो कि कोलेजन फाइबर के साथ, और इंटरलेस किसके साथ होता है? इलास्टिक फाइबर के साथ। रप्चर ऑफ इलास्टिक फाइबर अकर व्हेन द स्किन इज ओवर स्ट्रेच्ड। उन्होंने कहा है कि जब उसमें खिंचाव ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से बाज़-औक़ात जो होता है उसकी जो लेयर होती है वो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। और ये कब होती है? जब आप कोई ऐसा काम करते हो या हमारी बॉडी कैविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में। ठीक है, इसके अलावा यस प्रेगनेंसी मैम। के अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी में या ट्विंस प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो जब हमारे एब्डोमिनल स्किन जो होती है ओवर स्ट्रेच्ड हो जाती है, तो आपने देखा है कि बाज़ औक़ात एब्डोमेन लेयर के ऊपर जो होती है वो स्क्रैचेस जो होते हैं वो पड़ जाते हैं। तो वो स्क्रैचेस क्यों पड़ते हैं? इसलिए कि उसकी जो फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, वो वहाँ से ओवर स्ट्रेच्ड होने की वजह से वहाँ पर इस तरह की एक जो होती है स्क्रैचिंग लेयर जो होती है वो बन जाती है, रिजल्टिंग इन परमानेंट स्ट्राई or stretch mark that may be found in pregnancy and obesity. Collagen fiber bind water and give the skin its uh, tensile strength, but as this ability decline with age, wrinkles develop, fibroblast, macrophages, and mast cells are the main cell found in the dermis. तो उन्होंने कहा कि ये जो कोलेजन होती है फाइबर, ये क्या होती है? इसके साथ ये वाटर भी होता है। गिव द स्किन इट टेंस टेंसाइल, तो उसकी वजह से स्किन जो होती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग और टेंसाइल नज़र आती है। बट एज दिस एबिलिटी डिक्लाइंस विद एज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्र के मुताबिक जो होती है ये एबिलिटी जो होती है वो जब ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से रिंकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज और मास्ट सेल आर द
मेन सेल फाउंड इन द डर्मस। हमने ये कहा था कि डर्मस और एपिडर्मस के दरमियान की जो लेयर होती है, जो कि बेजल लेयर होती है, तो यहाँ पर इसके कुछ सेल जो होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो 3 तरह के जो सेल होते हैं ये हमारी डर्मस के अंदर मौजूद होते हैं। मैम इसके रिंकल कैसे नजर आएंगे? ये तो अंदर वाली लेयर है ना जी, मैम, रिंकल इसके कैसे नजर आएंगे? रिंकल बेटे जब बुढ़ापा आता है तो वैसे जैसे जैसे रिंकल जो होते हैं वो चेहरे के ऊपर क्यों बनते हैं, और यंग एज में रिंकल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि यंग एज में हमारी स्किन जो होती है वो हाइड्रेट ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो लेयर होती है ये किसके साथ बनती है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर, कोलेजन फाइबर के साथ बनती है। और कोलेजन फाइबर जो होती है वो बाइंड करती है किसके साथ, वाटर के साथ। और उसकी वजह से ये जो हमारी जो स्किन होती है, टेंसाइल एक स्ट्रेंथ जो होती है वो रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज जो होती है वो कम होती है तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से रिंकल्स यानी स्किन जो मिसाइल होती है वो उसकी लेयर जो होती है वो फोल्ड होनी शुरू हो जाती है। ये देखो जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो होता है बहुत ज्यादा फ्लूइड भी होता है, और इसके साथ फाइबर जो होती है हमारे कोलेजन फाइबर भी होते हैं। तो ये दोनों मिलके हमारी स्किन को जो होती है वो हेल्दी और जो मतलब टेंसाइल जो होती है ना वो रखती है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से स्किन जो होती है वो लूज होना शुरू हो जाती है। Underlying its deepest layer, there is areolar tissue and varying amount of disposed टिश्यू फैट। वो कह रहे हैं कि इसके नीचे जो होती है, डर्मस के नीचे जो होती है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे फैट जो होती है वो डिपॉजिट होती है, जो कि वेरिंग अमाउंट में यहाँ पर टिश्यू होते हैं। द स्ट्रक्चर इन द डर्मस आर ब्लड वेसल्स, और इसी के अंदर जो होते हैं वहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पर लिम्फ वेसल होते हैं। इसके अलावा आपके सेंसरी जो आपकी सेंसरी सोमैटिक नर्व एंडिंग होती है, स्वेट ग्लैंड होते हैं, और देयर डक्ट हेयर्स एरेक्टर होते हैं, पिलाए मसल्स होते हैं, और इसके अलावा सुबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, ये सारी जो के सारे जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, ये डर्मस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लड वेसल्स, arterioles from a fine network with capillaries branches supply sweat gland। उन्होंने कहा कि ये जो इसके अंदर जो आर्टियोल्स होते हैं फॉर्म अ फाइन नेटवर्क होता है विद कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज के अंदर जो होते हैं आर्टियोल्स होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं, स्वेट ग्लैंड प्रोवाइड करते हैं। और सुबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स एंड द डर्मस, द एपिडर्मस हैज नो ब्लड सप्लाई। उन्होंने कहा एपिडर्मस की तो ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन डर्मस के अंदर जो होती है ये सारे स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो होती है डर्मस में मौजूद होती हैं। इट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड derived from blood vessel in the papillae of the dermis। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो कौन रिसीव करती है, ये जो डर्मस के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो इसको मिलती है। और ये कहाँ से आती है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर से आती है, इन द पेपिलाई ऑफ द डर्मस, जो कि डर्मस के अंदर छोटे छोटे पेपलाई होते हैं, जहाँ से ये जिसके थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो होते हैं वो इसको मिलती है, ठीक है। आगे हम इसकी लिम्फ वेसल की बात करते हैं। तो लिम्फ वेसल क्या है, दीज फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द डर्मस। उन्होंने कहा कि ये एक नेटवर्क होता है जो कि थ्रू आउट पूरी डर्मस के अंदर मौजूद होता है। सेंसरी नर्व एंडिंग कहाँ होती है, सेंसरी रिसेप्टर स्पेशलाइज नर्व एंडिंग विच आर सेंसिटिव टू टच। उन्होंने कहा कि इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि नर्व एंडिंग की सूरत में होते हैं, विच आर सेंसिटिव टू टच, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डर्मिस। उन्होंने कहा कि ये पूरी डर्मस लेयर के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे एंडिंग होती हैं
जो कि टच, पेन और टेम्परेचर के को सेंसिटाइज करते हैं। इनकमिंग स्टिमुलाई एक्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। उन्होंने कहा इसके अलावा भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। द स्किन इज एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन थ्रू विच इंडिविजुअल रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वायरमेंट। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि स्किन के अंदर कुछ ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल की तमाम इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट की होती हैं वो भी रिसीव करते हैं। जैसे मतलब अगर हॉट है, वेदर है, एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो इन्हीं रिसेप्टर के थ्रू जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। नर्व इम्पल्सिस जनरेटेड इन द सेंसरी रिसेप्टर्स। उन्होंने कहा जो नर्व इम्पल्सिस होती हैं वो क्या करती हैं, जनरेट करती हैं सेंसरी रिसेप्टर इन द डर्मस आर कन्वे टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ये वहाँ से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके तो ये किसको, स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं बाय सेंसरी सोमैटिक कुटेनियस। जो सोमैटिक हमारी कुटेनियस होती है जो जिसको हम सेंसरी जो हमारा एक नेटवर्क होता है, नर्व सप्लाई होती है, देन टू द सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रम वेयर द सेंसेशन आर परसीव्ड। और उसके बाद हमारा, आपको पता है हमारे ब्रेन के जो होते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक सेरिबेलम और एक सेरिब्रम। तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले क्या होती है, हमारी जो डर्मस लेयर होती है वहाँ पर सेंसरी हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लेती हैं। वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को देती है। स्पाइनल कॉर्ड वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके सेरिब्रम को देती है और फिर सेरिब्रम जो होता है वो आपका रिसेप्टर्स होता है जो कि तमाम इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, ये देखो इसमें मतलब फ्री नर्व, ये हमारी फ्री नर्व एंडिंग है। बाकी टेक्टाइल डिस्क ऑफ मार्कल जो आपके सेल होते हैं ये आपके टेक्टाइल सेल होते हैं। कॉर्पसल कॉर्प कार्पुसल। कार्पस 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 के और जैसे ये थोड़ा सा डीप में। कार्पुसल। हाँ, और इसके ये देखो ये अच्छा चलो उसको ये देखो ये आपकी जो है ना वो सेंसिटिव जो ये जो एंडिंग होती है जो कि आपके पूरी डर्मस के अंदर मौजूद होती है, जो डिफरेंट आपके रिस्पॉन्स जो होते हैं वो यहाँ से रिसीव करके और फिर यही सारा नेटवर्क जो होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाकर और ये तमाम जो होते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। इसके अलावा आपके जो डर्मस होती है उसके अंदर आपके स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड आर फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्किन एंड आर मोस्ट न्यूमेरियस इन द palm of the hands, sole of the feet, axilla and groin। उन्होंने कहा स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वैसे तो आपकी पूरी स्किन के अंदर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन बास जगहों पर ये थोड़े इसके जो सेल्स होते हैं वो न्यूमेरियस सेल होते हैं। जैसे इसमें पाम है, हेड है, सोल है, फीट है और इसके अलावा एक्सला और ग्राइन और जितने भी आपके क्रीजिंग एरियाज होते हैं वहां पर ये स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो ज्यादा मौजूद होते हैं। देर आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल। द बॉडीज ऑफ द ग्लैंड लाइज coil in the subcutaneous tissue। उन्होंने कहा कि ये जो ग्लैंड होते हैं ये एक कॉइल की सूरत में सबकुटेनियस के अंदर जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं। ये देखो ये आपके जो है वो स्वेट ग्लैंड होते हैं जो ये कॉइल की सूरत में यहाँ पर पड़े हुए होते हैं और ये आपकी जो होती है पोर्स होती है, ओपनिंग होती है जो यहाँ से जितने भी फ्लूइड होता है उसका जो है उसको यहाँ से स्वेट की सूरत में जो है वो इसको बाहर निकालते हैं। क्लियर? Some ducts open onto the skin surface at tiny depression or pores and other open into hairs follicles। उन्होंने कहा कि कुछ डक्ट होती हैं जो स्किन सरफेस के ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे डिप्रेशन यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं
और इसके अलावा ये स्किन में भी मौजूद होती है। स्किन के अलावा ये आपके हेयर फॉलिकल्स के पास भी जो होते हैं वो मौजूद होती है, और यहाँ से ये जो होती है आपकी डर्मस की जो आपके स्कैल्प की जो लेयर होती है हेयर्स के साथ ये मौजूद होती है। तो आपके स्कैल्प में भी ये जो होते हैं छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि आपके हेयर्स में भी स्वेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड ओपनिंग इनटू द हेयर फॉलिकल्स डू नॉट बिकम एक्टिव अंटिल प्यूबर्टी। और क्या ये जो ग्लैंड होते हैं इनकी ओपनिंग जो होती है वो हेयर फॉलिकल्स के साथ साथ होती है। डू नॉट बिकम एक्टिव, ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं कब तक, जब तक के कोई भी इंडिविजुअल प्यूबर्टी एज तक नहीं पहुंच जाता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे बाद ग्लैंड होते हैं वो इनहिबिट करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स को, बहुत सारे ग्लैंड्स को इनएक्टिव करते हैं और डीएक्टिव करते हैं। उस कब तक, जब प्यूबर्टी एज में सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो उसके साथ जो होते हैं ये कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उसमें ये आपका स्वेट ग्लैंड जो आपके स्कैल्प के अंदर जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो भी उसी में आते हैं। इन द एक्सला दे secrete एन ऑर्डरलेस मिल्की फ्लूइड। उन्होंने क्या कि एक्सला के अंदर जो होती है एक मिल्की फ्लूइड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है जो कि ऑर्डरलेस होता है। इफ डिकम्पोज बाय सरफेस माइक्रोब्स कॉज एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। उन्होंने कहा लेकिन अगर ये जो सरफेस एरिया होता है इसको हम मतलब अच्छे से इसकी लुक आफ्टर नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होता है यहाँ पर माइक्रोब्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, और माइक्रोब्स क्या करते हैं, कॉज क्या करते हैं, अनप्लेजेंट ऑर्डर जो होती है वो। हालांकि ये देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मिल्की फ्लूइड होता है और ऑर्डरलेस यहाँ पर जो है वो आपके ग्लैंड जो होते हैं स्वेट स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये देखो कि उसमें उस सरफेस के ऊपर अगर माइक्रोब्स जो होते हैं वो वाफर मिकदार में, यानी हमारी हाइजेनिक कंडीशन जो होती है अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो वो क्या करेगी, अनप्लेजेंट ऑर्डर जो होती है वो कॉज करेगी। द फंक्शन ऑफ दिस सेक्रीशन आर नॉट नॉन। और क्या है कि इस सेक्रीशन के काम का हमें पता नहीं है। स्वेट ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड बाय sympathetic nerve in response to raise body temperature and fear। उन्होंने कहा कि ये जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ये कब स्टिमुलेट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है उसके सूरत में ये अपीयर होते हैं इन रिस्पॉन्स टू रेज बॉडी टेम्परेचर। और उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा खौफ जो होता है वो भी इसी तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो बनता है। ठीक है जी। The most important function of sweat secreted by gland opening onto the skin surface is in the regulation of body temperature। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से क्या होता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है हमारे स्वेट सिक्रीशन का क्या होता है, ग्लैंड ओपनिंग ऑन टू द स्किन सरफेस। तो इससे क्या होता है, इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि जब ये स्वेट जो होती है वो सिक्रीट होती है और ग्लैंड जो होती है इसकी यहाँ पर ग्लैंड ओपनिंग होती है, तो इससे की वजह से क्या होता है, स्किन सरफेस के अंदर से बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो लीज होता है। और बॉडी टेम्परेचर के लीज होने से हमारे जो हमारे हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो है नॉर्मली जो है वो काम कर कर सकते हैं। Evaporation of sweat from body surface takes heat from the body and the amount of sweat produced it governed by the temperature regulating center in the hypothalamus। उन्होंने कहा कि evaporation होती है कैसे, कि हमारे जो बॉडी का जो कंटेंट होता है वो उसका टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, क्योंकि वहां पर मस्कुलर एक्टिविटीज जो होती है वो कंटिन्यूस हो रही होती है। लेकिन जब स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल जो बॉडी हीट होती है वो स्वेट जो प्रोड्यूस होता है तो एटमॉस्फेरिक जो होता है वहां से वो एवेपोरेट होता है और एवेपोरेट होने की सूरत में क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो है ये प्रोसीजर हमारी बॉडी की जो है वो देखभाल करता है, उसको गवर्न करता है
और इसका रेगुलेटिंग सेंटर जो होता है वो हाइपोथैलेमस को भी मेंटेन करने में मदद करता है। Excessive sweating may lead to dehydration and serious depletion of by sodium chloride unless intake of water and salt is appropriately increased। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग जो होती है वो बहुत मतलब बुरी चीज होती है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को जो है वो डिहाइड्रेशन को जो है वो बढ़ाती है, और सीरियस डिप्लीशन होती है किसकी, बॉडी सोडियम की। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी जो होती है इसमें से हम आपका जो आपकी किडनी है वो सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने में अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होते हैं ये दोनों इसके पोटेशियम और सोडियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जब स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड जो स्वेटिंग होती है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बैलेंस जो होता है उसको भी अ, उसको भी जो है वो प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपका सोडियम का बैलेंस जो होता है वो प्रॉपर नहीं रहता। आफ्टर 7 to 10 days exposure of high environmental temperature, the amount of salt lost of uh, substantially reduced but water loss remain high। उन्होंने कहा कि अगर आप ये देखोगे कि 7 से 10 दिन अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर के इंतहाई ज्यादा गर्मी है तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से सॉल्ट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, और जब उससे कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस रिमेन हाई। लेकिन उसकी वजह से ना सिर्फ सॉल्ट कम होता है और आपकी जो फ्लूइड लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। क्लियर क्लियर बच्चों? भैया ये तो लग रहा है यस मैम। यस मैम। यस मैम क्लियर है। आपका बॉडी के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेयर्स। देयर आर फॉर्म्ड बाय अ डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल cells into the dermis और subcutaneous tissue called hair follicles। उन्होंने कहा कि हमारे जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के जो है 3 पार्ट होते हैं, रूट, शैफ्ट और टेल। तो जो आपकी जो जो हमारी डाउन ग्रोथ होती है वो कहाँ पर होती है, एपिथर्मल सेल इनटू द इसके डर्मस के अंदर होते हैं और सबकुटेनियस तक होते हैं। टिश्यूज कॉल्ड हेयर फॉलिकल्स, जिसको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। अगर आप इसको देखोगे अच्छा ये देखो, ये जो आपकी ये वाली स्लाइड है ना इसमें ये देखो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला आपका क्या है, ये हेयर फॉलिकल्स है, और ये जो होती है हेयर रूट्स है, और ये यहाँ से जब आपके शेफ्ट जो है इसकी किसके अंदर है, ये बिल्कुल आपकी सबकुटेनियस के साथ जो है वो आपकी हेयर फॉलिकल्स है। लेकिन जो शेफ्ट का हिस्सा होता है, हेयर्स की शेफ्ट का हिस्सा जो है वो कहाँ से निकलता है, ये आपकी डर्मस लेयर के अंदर से निकलता है, और फिर ये यहाँ से जो है इसको कट थ्रू करता हुआ यहाँ से शैफ्ट का एरिया, जो शैफ्ट के एरिया से आगे जो एरिया होता है टेल, ठीक है, तो ये जो होती है वो डर्मस लेयर के अंदर से निकलती है। क्लियर सना? पानी यस मैम। खत्म हो गया। gland opening into the hairs follicles do not become active until puberty। ये तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, at the base of follicles is a cluster of cell called the bulb। उन्होंने कहा है कि जो इसका इसका जो बेस होती है फॉलिकल्स की, इसकी ये क्या होती है, क्लस्टर होता है सेल का जिसको हम बल्ब कहते हैं। द हेयर इज फॉर्म्ड बाय
multiplication of cell of the bulb, and as they are pushed upward away from their source of nutrition, the cell die and become केराटिनाइज्ड। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये जो होती है, ये जो इसके जो बेस फॉलिकल होते हैं या क्लस्टर सेल जी, जिसको हम बल्ब कहते हैं, और ये बल्ब क्या करता है, द हेयर इज फॉर्म बाय मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हेयर जो होती है उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है, उसकी सेल जो होती है उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है, और सेल जो होते हैं, बल्ब जो होते हैं, एज द पुश बल्ब होता है, ये इसको बाहर की तरफ धकेलता है। ठीक है, और जब ये बाहर की तरफ धकेलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और यहाँ पर क्या होता है, वहां पर उसको न्यूट्रिशन भी मिलती है। द सेल डाई, सेल जो होता है वो डाई होता है और बिकम कैरेटिनाइज्ड। यहाँ पर सेल जो होता है वो कलरफुल हो जाता है, और कलरफुल होने के बाद वो कैरेटिनाइज्ड होता है, और कैरेटिनाइज के साथ जो होती है उसकी पिगमेंटेशन होती है। पिगमेंटेशन में मेलानिन जो होती है वो उसके अंदर जो होती है वो अपीयर होती है, उसके कलर को, बालों को कलर देती है। अच्छा, the part of the hair above the skin is the shaft and the remainder the root। उन्होंने कहा कि जो part of the hair above, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम tail कह रहे हैं, लेकिन जो उसके बाद का हिस्सा होता है उसको हम shaft कहते हैं, और उसके बाद जो follicles के अंदर होता है उसको हम root कहते हैं। Clear? The color of the hair is genetically determined and depends on the amount of melanin present। और क्या कि आपके जो हेयर का कलर होता है कुछ आपकी विरासत से आपको मिलता है, और कुछ जो होता है डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट। तो आपके बॉडी के अंदर मेलानिन जो है वो किस किस्म की है, उसकी वजह से आपके बालों का कलर बनता है। क्लियर? यस मैम। आगे है, white hair is the result of the replacement of melanin by tiny air bubbles। उन्होंने कहा है कि ये जो आपके बालों का कलर जो होता है वो व्हाइट हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है, उसके जो फॉलिकल्स होते हैं, जो उसके बल्ब होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं वो जो होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां मेलानिन के बजाय वहां पर जो है एयर जो होती है वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बालों का कलर जो होता है वो व्हाइट हो जाता है। वाइट हो जाता है। मैम एयर फॉलिकल की कंपोनेंट्स क्या हैं? किसके? क्या है? हेयर फॉलिकल्स के बताती हूँ अभी। देयर आर Yes, ma'am. यस मैम। little bundle of smooth muscles fiber attached to the hair follicles। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जो होते हैं छोटे छोटे से बंडल्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स के होते हैं, और फाइबर अटैच टू द, और यही फाइबर जो होते हैं वो हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, कौन से? हमने बात की थी कि जो हेयर्स के जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बल्ब की सूरत में होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, जो किसके साथ अटैच होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के साथ। और कॉन्ट्रैक्शन मेक्स द हेयर स्टैंड इरेक्ट एंड अराइजेस द स्किन अराउंड द हेयर्स कॉजिंग गूज फ्लैशेस। ठीक है, उन्होंने कहा कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो जब वो बाल खड़े हो जाते है मैडम सवाल में आया थे। मैम एक दो वैसे पढ़ाए, फिर वो एक दो वैसे बता दें मैम, थ्योरली फिर पढ़ाएं, फिर अच्छी तरीके से समझ आएगी। अब वैसे listen, contraction makes the hair stand erect and rise the skin around the ears। उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जब आप जैसे हेयर का जैसे आप मसाज वगैरह जो करते हो, कॉन्ट्रैक्शन मेक्स द हेयर स्टैंड इरेक्ट एंड raises the skin around the hairs, तो causing goose flushes जो होती हैं उसकी वजह से बनती है। The muscles are stimulated by sympathetic nerve fiber is response to fear and cold। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर भी आपके जो होते हैं प्रिसेप्टर्स होते हैं जो कि
आपके सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं फियर एंड कोल्ड की सूरत में। वो कहते हैं ना कि उसमें जो होती है आपके जो रोंगटे खड़े हो जाना या इस तरह की यस मैम, उसको गूस फ्लश कहते हैं। तो उसको गूस फ्लश कहते हैं, जिसकी वजह से और ये आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद मौजूद होते हैं। इरेक्ट हेयर ट्रैप एयर विच एक्ट एज एन इंसल्टेटिंग लेयर्स। उन्होंने कहा कि इरेक्ट मैम दूसरी पॉइंट की समझ नहीं आई थी, मसल स्टिमुलेटेड वाला। मसल्स आर स्टिमुलेट बाय यस मैम। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। उन्होंने कहा कि जो आप मसल्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को, इन रिस्पॉन्स टू फियर एंड कोल्ड। तो ये जो ये मैम एरेक्टर पिलाई करता है ऐसे? जी ये फंक्शन एरेक्टर पिलाई का है मैम, स्टिमुलेट करना? नहीं, ये जो आपके देखो सबकुटेनियस के नीचे आपके मसल्स, आपके मस्कुलर लेयर आ जाती है ना, तो द मसल्स आर स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व, क्योंकि आपकी नर्व एंडिंग जो होती है, नर्व सप्लाई जो होती है वो भी तो आपकी डर्मस से सबकुटेनियस मसल से सबकुटेनियस यानी हाइपोडर्मस, और हाइपोडर्मस से ये डर्मस की तरफ जो है वो कन्वर्ट होते हैं। तो यही स्टिमुलेटेड जो मसल्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ये रिस्पॉन्स देते हैं किसमें, फियर और कोल्ड की सूरत में। आप ये देखोगे कि जब आप खौफ में होते हो या किसी भी तरह की ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन में होते हो तो आपको क्रैम्प पड़ने भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपको यूरिनेशन जो होती है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके जो गूज फ्लशेस जो होती है वो अपीयर होती है, जो कि खौफ की सूरत में होती है। तो ये सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपकी ऑलरेडी डर्मस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके हेयर्स के इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं। दिस इज एन एफिशिएंट वार्मिंग री mechanism, especially when accompanied by shivering। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये जो आप मैम एरेक्टर पिलाई किसके साथ अटैच होता है? क्या मैम एरेक्टर पिलाई कहाँ पर पाया जाता है? एरेक्टर किस चीज के साथ है मैम, किस चीज के साथ अटैच है? मुझे नहीं बेटे समझ आ रही, आप चैट करो। मैम ये एरेक्टर पिलाई ये हेयर के साथ अटैच है, हेयर फॉलिकल के साथ अटैच है? नहीं बेटा, ये एयर के साथ नहीं अटैच है, ये फोलिकल्स के साथ ही अटैच होगा ना। ये हेयर फॉलिकल सेल के साथ जो स्मूथ मसल का फाइबर अटैच है इसे कहते हैं एरेक्टर हाँ, पिलाई। तो वो जो वो पेपिला जो होते हैं वो एक मतलब इरेक्टाइल पेप्लाई होते हैं जो कि रिस्पॉन्स जो होते हैं उसको जनरेट करते हैं। मसल तो स्टिमुलेट कर रहा है ना, आगे वो नर्व फाइबर जो होते हैं वो रिस्पॉन्स को फेयर और कोल्ड को जो है वो जनरेट कर रहा है। तो ये इरेक्ट हेयर जो होती है, ट्रैप हेयर एयर जो होते हैं ये क्या होते हैं, विच एक्ट एज एन इंसल्टेटिंग लेयर्स। तो इसमें इरेक्ट हेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं किसको, एयर को, ठीक है, और एयर को ट्रैप करने से क्यों वो क्या करते हैं, वो रिसेप्टर्स है ना उसके अंदर, विच एक्ट एज एन इंसल्टेटिंग लेयर्स, और ये क्या करते हैं उसको मतलब परसीव करते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन होती है वेदर में या किसी तरह की भी सिचुएशन होती है वो उसको जो है वो ट्रैप करते हैं। दिस इज एन एफिशिएंट वार्मिंग मैकेनिज्म, और ये एक एफिशिएंट आपका वार्मिंग मैकेनिज्म भी है, स्पेशली व्हेन accompanied बाय शिवरिंग। जब आपको शिवरिंग हो रही होती है, आपने देखा जब आपको शिवरिंग होती है तो फौरन आप अपने तमाम बॉडी को जो है वो क्लोज कर लेते हो, ठीक है, आप बिल्कुल खुद को फोल्ड करना शुरू कर देते हो, और बाज़ औक़ात आप अपने हाथों से अपनी बॉडी का मसाज जो है वो शुरू कर देते हो, और जब मसाज करते हो तो उसकी वजह से क्या होती है, आपकी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, और आप मतलब कंफर्ट जोन की तरफ जो होते हैं वो आपको महसूस होता है। इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, कहते हैं कुछ तो हमारी वॉलेंट्रीली होती है, कुछ इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन वो होती है जब आप खुद से मसाज कर रहे होते हो, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन वो होती है जब आपके मस्कुलर एक्टिविटीज जो होती है वो प्रॉपर हो रही होती है। क्लियर, ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, अच्छा
अब हमने क्या पढ़ा है आज? डर्मिस पढ़ा है मैम। क्या पढ़ा है हमने? हमने डर्मस पढ़ा है, और डर्मस के बाद हमने उसमें कंटेंट देखे हैं कि डर्मस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। पहले हमने एपिडर्मस पढ़ा लेयर था, पढ़ा, फिर पढ़ा हमने ये पढ़ा था कि उसकी 5 लेयर्स होती है, और उसमें 4 लेयर में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, और वो टिश्यू जो होते हैं किस तरह से हमारा मेलानिन जो है वो शेड बनाते हैं, और किस तरह से वो लास्ट में जो आपका कॉर्नियम होता है, टर्नस कॉर्नियम होता है, वो आपका बेजान लेयर होती है जो कि पेपिलाए होते हैं, और वो आपके फिंगर्स होते हैं, वो आपके थंब फिंगर जो है वो उसको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डर्मस लेयर की बात की, क्योंकि हमारी जो बेजल लेयर होती है वो सेपरेट करती है किसको? डर्मस और एपिडर्मस को। अब हम बात करेंगे कि डर्मस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो बेटे डर्मस के अंदर हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, और स्पेशियस ग्लैंड क्या होता है? हमारा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है हेयर्स को जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमने पहले बात की कि आपके सबसे पहले हमने उसमें देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। आपकी डर्मस के अंदर आपके सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, स्वेट ग्लैंड होते हैं, हेयर्स होते हैं, और एरेक्टर पेपिलाई मसल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी ब्लड वेसल्स को देखा कि ब्लड वेसल्स क्या होता है? आर्टियोल्स होते हैं जो कि एक फाइन नेटवर्क होता है, और ये कैपिलरीज ब्रांच सप्लाई स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो यहीं से आते हैं। स्पेशियस ग्लैंड होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द होते हैं, और हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो आपकी एपिडर्मस जो लेयर के अंदर जो है किसी किस्म का कोई नर्व सप्लाई जो होती है वो मौजूद नहीं होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको डर्मस की एक और चीज भी बताऊं। ये क्या इसमें वेरिफिकेशन क्यों कोड मांगना है? 22 सेकंड। अच्छा, अब स्लाइड शो हो गई है। Yes. Yes, ma'am. देखो इसको जरा। तीन components हैं, cortex है, cortical and medulla. हेलो विनोद भाई जी, आवाज आ रही है सही? No, ma'am, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नहीं आ रही थोड़ा। मिस आ रही है ओ अली नहीं आ रही यार, किधर आ रही? अब आ रही है? मैम सिर्फ वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं। लिसन लिसन, अभी इसको देखो आप, मैम वीडियो की आवाज नहीं आ रही। कोई बात माइक नहीं, देखो अनम्यूट प्लीज।
Sure.